नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। आज बेहद ही क्रूर और दहशत देने वाला केस सामने आए हैं। एक साथ दो केस सामने आए हैं। चलिए आपको पहले केस से अवगत कराऊं। पहला केस सामने आया है झारखंड से। झारखंड में अंसारी नाम के शख्स ने अपनी दूसरी बीवी के 50 टुकड़े कर दिए। उन्हें अलग अलग जगहों पर फेंका ताकि किसी को शक ना हो कि उसी ने अपनी बीवी का कत्ल किया है। क्या था पूरा मामला, चलिए आपको समझाता हूँ। दरअसल हत्या के 1-2 दिन बाद कचरे से कुछ कुत्ते मांस के टुकड़े को बाहर निकाल रहे थे, उसे नोच रहे थे, उसे खा रहे थे। आसपास के लोगों पर उसकी नज़र पड़ी तो पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कोई पास गया तो उसने देखा कि कुत्ते इंसानी मांस के टुकड़े को नोच रहे हैं, खा रहे हैं। अब जब जैसी ये बात आसपास के लोगों तक पहुंची तो दहशत फैलना आम बात थी। पुलिस तक भी मामला पहुंचा। पुलिस आनन फानन में आती है, छानबीन शुरू करती है तो पता चलता है कि एक नहीं कई और टुकड़े उस कचरे में रखे गए हैं। जंगल के झाड़ियों में भी कई सारे इंसानी मांस के टुकड़े मिले। पुलिस फोर्स पूरी लाव लश्कर के साथ वहाँ पे कैंपिंग करती है। रात भर पता लगाने की कोशिश करती है कि माजरा है क्या और इंसानी जो इंसान के टुकड़े इस कदर कौन कर सकता है। पता लगाया गया कि कुछ दिनों पहले ही किसी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसने रिपोर्ट दर्ज करवाई उसका नाम अंसारी था। अंसारी से पूछा गया कि कहाँ है तुम्हारी बीवी। पूरी उसकी कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि अंसारी पहले से शादीशुदा है। अंसारी ने जिसकी रिपोर्ट लिखवाई वो उसकी दूसरी बीवी थी, यानी रुबिका। अब रुबिका गायब होना और इंसानी मांस के टुकड़े मिलना और इंसानी मांस के टुकड़े किसी लड़की का होना कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे कि अंसारी कुछ झूठ बोल रहा है। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। अंसारी टूट पड़ा। अंसारी ने कहा कि हाँ, मैंने ही रूबिका के टुकड़े किए, उसे मौत के घाट उतारा। वजह पूछी गई तो उसने बताया कि देखिए, क्योंकि हम 2 साल से रिलेशन में थे और लिव इन में भी रह रहे थे। याद रखिए, अंसारी पहले से शादीशुदा है, लेकिन वो रूबिका के साथ लिव इन में लगातार पिछले 2 सालों से रह रहा था। पिछले 1.5 महीने पहले ही उन्होंने शादी की। शादी करने के बाद रूबिका अंसारी के घर जाती है, देखती है कि अंसारी पहले से ही शादीशुदा है। उसकी पहली बीवी उसके घर में उसके साथ ही रहती है, यानी अब जो रूबिका है उसकी दूसरी बीवी। याद रखिए, जब ये रूबिका अंसारी के साथ शादी कर रही थी तो रूबिका के घर वालों ने मना किया था। वो कह रहे थे कि वो दूसरे धर्म का है, तुम उससे शादी मत करो, तुम किसी और लड़के से शादी कर लो। लेकिन रूबिका की जिद के आगे परिवार वालों ने कुछ कहा नहीं और 1.5 महीने बाद रूबिका की हालत कुछ इस हालत में मिली। अंसारी ने कहा कि अक्सर जो रूबिका है वो पहली बीवी को लेकर उनके बीच में आपस में नोकझोंक होती थी, जिसके चलते उसने गुस्से में आकर एक दिन उसके मौत के घाट उतारा। किसी को शक ना हो तो उसने अपनी बीवी के 50 टुकड़े कर अलग अलग ठिकानों पर उसे ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने पूछा कि हमें लोकेशन बताओ कि आपने लाश के टुकड़े कहाँ रखे हैं। तो कहता है कि 300 मीटर दूर, मेरे जहाँ उसका घर है उससे 300 मीटर दूर एक बंद पड़ा घर है, उसके अंदर आप जाके खोल के देखेंगे तो आपको टुकड़े मिल जाएंगे। पुलिस वहाँ तक पहुँचती है। पुलिस को काले पॉलीथीन बैग के अंदर इंसानी मांस के टुकड़े मिलते भी हैं, लेकिन 50 में से 12 टुकड़े ही बरामद किए जा सके। अब तक रूबिका का सिर नहीं मिला है। अब ये मकसद जो था अंसारी का मकसद था कि किसी को ये ना पता चले कि उसने रूबिका का कत्ल किया है, और टुकड़ों को अपने घर से दूर इसलिए फेंका ताकि किसी को भी अगर छानबीन करे कोई भी तो सब उसके घर पे ही करेंगे, तो घर पे कोई सबूत ना छोड़कर उसने दूर जाकर लाश को ठिकाने लगा दिया। फिलहाल ये मामला शुरुआती जांच के दौर में है और जहां पुलिस का कहना है कि अंसारी ने ये सब चीज़ें घरेलू कलेश के चलते और लाश को छिपाने के लिए उसने लाश के टुकड़े किए। अब कुछ ऐसा ही मामला जयपुर से सामने आया। जयपुर में अनुज शर्मा, 32 साल है उसकी उम्र। उसने अपनी ताई जो सरोज देवी नाम है, उनकी उम्र है 65 साल, उनकी हत्या कर दी। हत्या की, बॉडी पार्ट्स के कई टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद उन्होंने उसे बाकायदा बाथरूम में रखा। अब जब वो बाथरूम में उसने अपनी ताई के टुकड़े रखे तब अनुज के कई जो साथी हैं वो घर पर भी आए, लेकिन उसके हाव भाव में कोई शिकन नहीं थी।
उसने उन्हें ऐसा महसूस होने नहीं दिया कि उसने इतना बड़ा क्राइम किया भी है। तो क्या था पूरा मामला, चलिए मैं आपको बताता हूं। दरअसल अनुज एक बीटेक स्टूडेंट भी है। बीटेक पूरी करने के बाद उसने 1 साल बाकायदा जयपुर में नौकरी भी की। नौकरी करने के बाद 1 साल ही नौकरी की जयपुर में, उसके बाद वो हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़ भी गया। धार्मिक रुचियों में, धार्मिक संगठन के कार्यक्रम में जाना उससे उसमें उसका मन लगने भी लगा। लेकिन इस धार्मिक संगठन में जाने के लिए अक्सर जो उसकी ताई है बहस होती थी कि अपनी ताई से कहता था कि ताई मुझे दिल्ली जाना है, मुझे हरिद्वार जाना है, मुझे गाजियाबाद जाना है, कीर्तन में शामिल होना है, मुझे अब जाने दीजिए। तो अक्सर ताई मना भी करती थी, इनके बीच में अक्सर बहस हुआ भी करती। इसी बीच आफ्ताब वाला मामला आया। आफ्ताब ने जिस तरीके से श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, यूट्यूब से लेके जितने भी बड़े न्यूज़ चैनल है हर कोई आफ्ताब का केस जिस तरीके से दिखा रहे थे कि आफ्ताब की प्लानिंग कैसी थी, उसने टुकड़े क्यों किए, उसने टुकड़े जंगल में कैसे फेंका। आफ्ताब का ही केस देखकर अनुज का दिमाग ठनकता है। वो अपनी ताई के एक रोज़ कहता है कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे एक धार्मिक संगठन या कार्यक्रम में शामिल होना है, वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ताई ने मना कर दिया। अब ताई ने मना किया तो आग बबूला हुए अनुज ने उनकी हथौड़े से मार मार कर हत्या कर दी। एक बात ध्यान रखिएगा, जब हत्या से एक दिन पहले ही बाकायदा अनुज अपनी ताई को लेकर जाता है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर बाकायदा रिकॉर्ड में है। वो अपनी ताई का कीमो करवाता है। कीमो से मेरा कहने का मतलब जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनकी खून को चेंज करना, पूरे ब्लड को चेंज करना, जो भी कीमोथेरेपी होती है उन सब चीज़ें करवाता है अपनी ताई की, और वापस घर लेके आता है। ताई उससे कहती हैं हत्या से 1 रोज़ पहले कि तुमने तो मेरा कीमो करवा दिया है, मैं अगले 5 से 6 साल और आराम से जी लूँगी, और तुमने जो मेरी मदद कर रहे हो इसके लिए मैं शुक्रिया कहती हूँ तुम्हें। एक दिन बाद वो अपने ताई से कहता है कि मुझे दिल्ली जाना है। ताई मना करती है। अनुज गुस्से में आग बबूला होता है, अपने ताई के सिर पर और शरीर पर हथौड़े से कई वार करता है। जब ताई की मौत हो जाती है, वो बाथरूम डेड बॉडी को खींचते हुए लेके जाता है, वहाँ पर उसे काटने की कोशिश करता है। अब काटने की कोशिश क्यों कर रहा है, अब ध्यान दीजिएगा, उसने आफ्ताब वाला मामला पहले ही देख लिया था कि लाश को किस तरीके से उसने ठिकाने लगाया। अब क्योंकि किचन में उसने काटने की कोशिश की, लेकिन किचन में इतनी जगह नहीं थी, खून के धब्बे भी गिर रहे थे, तो अपनी ताई की लाश को ले जाकर वो बाथरूम ले जाता है, मार्बल कटर या गैस कटर लेके आता है और उससे अपनी ताई के 8 से 10 टुकड़े करता है, और इस तरीके से करता है कि किसी को भी बाहर आवाज़ ना जाए। पूरा घर के दरवाजे बंद कर छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। अब ये सब चीज़ें जब अनुज कर रहा था तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तब उसे समझ में आया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो बहुत देर तक रोया। वो अपनी ताई को देख रहा था कि उसने ताई को किस तरीके से काटा है। पहले किचन में ले गया, फिर बाथरूम में ले गया, बहुत देर तक रोया। उसे डिप्रेशन जैसा महसूस भी होने लगा। फिर उसे याद आया कि अगर बाहर पता लग गया कि अनुज शर्मा ने अपनी ताई को मौत के घाट उतार दिया है, उसके साथ साथ उसके परिवार वालों की बदनामी होगी, इसके अलावा क्योंकि जिस धार्मिक संगठन से जुड़ा है उसकी भी बदनामी होगी। तो उसने अपना दिमाग लगाया। उसे लगा कि मुझे लोगों को दिखाना होगा कि मैंने हत्या तो कर दी, लेकिन मैं इससे बहुत दूर हूं और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। जिस वक्त वो रो रहा था उस वक्त, क्योंकि वो कई दिनों से कीमोथेरेपी की चलती है और कई ऐसे अलग अलग वजहों से वो धार्मिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया, तो जिस धार्मिक कार्यक्रम वाले लोग या 2 अनुयायी उसके घर तक एक दिन आते हैं पूछताछ करने के लिए कि भाई तुम कहाँ हो, इतने दिनों से आए नहीं हो। याद रखिए, अनुज ने अपनी ताई को काट कर बाथरूम में रखा हुआ था, हत्या कर चुका था। किचन में भी वो काटने की उसने कोशिश की तो खून की छींटे भी थे। जब 2 अनुयायी आते हैं, बाकायदा उसके घर पे उसके सोफे पे बैठते हैं, वो उनसे बातचीत भी करता है। वो कहता है कि मैं जल्द आऊँगा। लेकिन जब वो ये सब चीज़ें कह रहा था तो उसके कोई भी शिकन नहीं थी। वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, आप घबराइए मत, आपके मुताबिक जब भी आप कहोगे मैं जल्द ही वहाँ पर आ जाऊँगा। अनुयायी चले जाते हैं। अब बारी थी उस लाश को अलग अलग जगह जंगल में फेंकने की या ठिकाने लगाने की जिसने टुकड़े किए थे। अब होता यह है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी जाती है। पुलिस छानबीन करती है, हाथ कुछ लग नहीं पा रहा था। अच्छा, हत्या हो गई। हत्या के
अगले दिन ही, मतलब इसके एक दिन पहले वो अपनी ताई की कीमोथेरेपी करवाता है, एक दिन बाद उनका मर्डर करता है। मर्डर करने के बाद बॉडी पार्ट ठिकाने लगाने के बाद वो तीसरे दिन वो जाता है गंगा स्नान करने हरिद्वार। वहाँ पे गंगा स्नान करता है, गंगा जल लेता है, गाजियाबाद में रह रहे एक दोस्त को गंगा जल जाके देता है, आसपास के जितने भी रिश्तेदार हैं वहाँ पे जाकर रुकता है, उनके जो भी कीर्तन भजन होते हैं वहाँ पे जाके उनके कार्यक्रम में शामिल होता है। इतना कुछ होने के बाद वो वापस अपने घर आता है। अब जो वो घर हरिद्वार गया था, यहाँ से मर्डर करने के बाद जब हरिद्वार गया था, उसने किचन में खून के धब्बे थे वो मिटा दिए थे, लेकिन जैसे ही वो वापस आया उसने देखा कि खून के धब्बे अभी भी दिख रहे हैं। वो खून के धब्बे वापस साफ करने लगता है। इतनी में जो उसकी चचेरी बहन थी वो देख लेती है कि अनुज अभी अभी तो आया है वहाँ से हरिद्वार से गंगा जल और कीर्तन में शामिल होकर, वो खून के धब्बे क्यों साफ कर रहा है। चचेरी बहन पुलिस को जाकर बताती है कि हो सकता है कि अनुज ही क्योंकि ताई के साथ रहता है, अनुज ने ही हत्या की है। पुलिस अनुज को लेकर सख्ती से पूछताछ करती है। अब अनुज क्योंकि उसने अपने आप को इतना बदल लिया था हत्या करने के बाद, वो चाहता था कि बदनामी ना हो, तो उसने अपने आप को पहले बताया कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस से उसकी कुंडली खंगाली पता लगा कि वो हरिद्वार गया था गंगा स्नान करने, हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़ा है। वो कहता है कि पुलिस वाले कहते हैं तुम कृष्णा का जाप करो, अगर तुम्हें लगे कि अगर तुमसे कोई गलती हुई, अगर तुम्हें कुछ बताना चाहते हो तुम बताना। अनुज मंत्र जाप करता है। मंत्र जाप करने के बाद हरे कृष्णा की मूवमेंट से जुड़े जो भी संगठन से कीर्तन सुनने के बाद उसे लगता है कि अब झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, अब उसे सच सबको बता देना चाहिए। उसको आत्मग्लानि होती है कि मैंने ही अपनी ताई को मारा है, ये कबूलता है पुलिस वालों के सामने। लेकिन जैसे ही उसे मीडिया वालों के सामने मुखातिब किया जाता है, वो कहता है कि जितने भी हम मीडिया वाले खड़े हैं, आप लोग मेरी फ़ोटो तब तक मत लो जब तक मैं कोर्ट में साबित नहीं हो जाता कि मैं आरोपी हूँ। अभी मैं आरोपी नहीं हूँ, कोर्ट का काम है साबित करना कि मैं आरोपी हूँ। यहाँ तक कि जब पुलिस वाले उससे पूछ रहे थे कि तुमने मारा तो ठीक है, लेकिन तुमने अपनी ताई के बॉडी के पार्ट्स के टुकड़े क्यों किए, या तुमने मारा ही क्यों, तो उसका कहना था कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। उसके बाद उससे पूछा गया कि टुकड़े क्यों किए गए, तो टुकड़े करने के पीछे उसका मकसद ये था कि किसी भी तरीके से ये पता ना लग पाए कि उसी ने हत्या की है और ये इसकी जानकारी बाहर ना आए। तो जिस तरीके से क्योंकि पुलिस की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हरे कृष्णा मूवमेंट से द्वारा ले गए मंत्रों जाप करवाकर अनुज से सच उगलवाया और झारखंड वाले मामले में लाश को छुपाने के लिए दूसरी बीवी के 50 टुकड़े कर दिए, ये दिखाता है कि एक इंसान की मानसिकता किस ओर जा रही है और एक क्रिमिनल अपने सच को छुपाने के लिए किस हद तक झूठ बोल सकता है, क्योंकि एक झूठ छुपाने के लिए उसे 100 झूठ लगातार बोलने पड़ते हैं। और यहाँ पर जो क्रिमिनल है वो उसको सच साबित करने में लगे भी रहे। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।